हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। ज़बरदस्त ज़िंदाबाद एन्जॉय कर रहे होंगे और आपका समर वैकेशन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो बेटा, जैसा कि आपको पता है, हमारा वैकेशन टॉपर कैंप 55 चल रहा है। फर्स्ट में से ये स्टार्ट हो चुका है। आपको ये भी पता है इस कैंप का क्या टारगेट है। बेटा, 55 डेज़ में आपका एनसीईआरटी प्लस फाउंडेशन लेवल का हमारा कोर्स कंप्लीट करने का टारगेट रहेगा। और इसमें हम आज 12वां दिन हम यानी कि स्टार्ट करने जा रहे हैं, डे 12, जिसमें हम आज बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि नए चैप्टर को लेकर के आए हैं। तो बेटा, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल शिक्षारंभ क्लासेस में। आपका और हमारा प्यारा सा चैनल है जिस पर हम लोग आपके लिए बहुत मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं और आपका हम 10th क्लास का कोर्स कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहे हैं बेटा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज आपका अर्थमेटिक यानी कि एपी चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपके 4 चैप्टर बेटा कंप्लीट करा चुका हूं। सबसे पहले रियल नंबर, फिर आपका पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और बेटा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज आपका एपी चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले बात करें बेटा, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं तो इस चैप्टर के अंदर क्या क्या हमें मिलेगा। फर्स्ट टाइम हमें समझना पड़ेगा इसका इंट्रोडक्शन यानी कि एपी क्या होता है, एपी कैसे फॉर्मेशन होता है और एपी हमें किस किस तरीके की सीक्वेंसेस की स्टडी करनी पड़ती है, वो हमें सब इसके बारे में पता चलेगा। फिर हमें समझना है कि प्रोग्रेशन क्या होता है और उस प्रोग्रेशन के अंदर प्रोग्रेशन कई टाइप का होता है, बट उस प्रोग्रेशन में हमें केवल और केवल क्या पढ़ना है बेटा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फिर हमें समझना है कि nth टर्म ऑफ एपी क्या होती है, ये भी हमें समझना है इस चैप्टर के अंदर। टर्म सिलेक्शन इन एपी, टर्म का सिलेक्शन यानी कि एंडिंग से कर रहे हैं या स्टार्टिंग से कर रहे हैं या फिर आपका बीच में कोई भी टर्म पूछा जा रहा है, तो टर्म सिलेक्शन इन एपी भी समझना है। फिर है आपका सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी, जिसको हम एसएन भी बोलते हैं। एसएन भी बोलते हैं यानी कि सम ऑफ एन टर्म भी बोलते हैं। एंड टर्म को बेटा हम क्या बोलते थे, एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सारी चीजें आपको लेक्चर में मिलने वाली हैं। फिर है बेटा आपका अर्थमेटिक मीन क्या होता है, यानी कि इसको हम ए डॉट एम लिखते हैं अर्थमेटिक मीन। ये आपका ए प्लस बी, ए प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू बी होता है बेटा, ये भी हम पढ़ेंगे क्या होता है। फिर आपको समझना है सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट, एपी के बेस्ड क्या रिजल्ट्स होते हैं, वो हमें इसके अंदर पढ़ने पड़ेंगे। तो बेटा आज हम ज़्यादा देर ना करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं और मूव करते हैं आपके फर्स्ट स्लाइड की तरफ, और जिसमें हमें समझना है कि एपी क्या होता है। इस इमेज में आपको जो भी दिख रहा है, ध्यान से देखिए। इन द एबव एग्जांपल, एक्चुअल में बिलो एग्जांपल है ये, वी ऑब्जर्व अ पैटर्न, वी फाइंड दैट द सक्सीडिंग टर्म आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो सर्कुलर डिस्क कुछ रखी हुई हैं। फर्स्ट यहाँ पर जो डिस्क जो दिख रही हैं आपको 1 एंड 2, दो डिस्क रखी हुई दिख रही हैं बेटा। सेकंड में मैं चेक करना चाहूंगा तो 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 डिस्क यहाँ पर रखी हुई हैं। फिर बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 डिस्क यहाँ पे रखी हुई हैं। 11 डिस्क है, 14 डिस्क यहाँ पे रखी हुई हैं। मतलब ये हुआ बेटा, आप एक चीज ये बताइए मुझे कि यहाँ से यहाँ पर जाने में हमने क्या कंडीशन चेंज की, यहाँ से यहाँ जाने में क्या चेंज किया, फिर इससे इस स्टेप पर क्या चेंज हुआ, और लास्ट में बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या चेंज हुआ। तो आप ध्यान से ये चीज देख पा रहे होंगे, सर पहले 2 डिस्क था बाद में हो गया 5, इसका मतलब मैंने सर 3 डिस्क को यहाँ पर और इसमें ऐड कर दिया। 5 के बाद बेटा फिर मैं सेकंड स्टेप पर पहुंचा तो यहाँ पर मुझे पता चला 8 डिस्क है सर, तो मैंने फिर से 3 डिस्क को प्लस किया। फिर 8 के बाद सर मैं 11 के पास पहुंच गया, फिर से मुझे पता चला मैंने 3 डिस्क को प्लस किया है, और यहाँ से मैं 14 पहुंच गया तो बेटा फिर से मुझे पता चला 3 डिस्क को इंक्लूड किया है। मतलब ये हुआ कि एवरी स्टेप पर मैं क्या कर रहा हूँ, 3 डिस्क को इंक्लूड करता जा रहा हूँ, और ये एक इस तरीके का पैटर्न यहाँ पर फॉलो होता जा रहा है बेटा। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एक्चुअल में इस चैप्टर के अंदर हमें पैटर्न ही पढ़ना है। पैटर्न मतलब आपका प्रोग्रेशन, ठीक है बेटा। तो ये एक तरीके का पैटर्न है, यानी कि स्टार्टिंग में आपका 2 डिस्क था, फिर आपका बेटा 5 डिस्क हो गया, फिर आपका 8 हो गया, फिर आपका 11 हो गया, फिर आपका 14 एंड सो ऑन। 14 के बाद क्या आएगा, 17 आएगा, 17 के बाद क्या आएगा, 20 आएगा, 20 के बाद क्या आएगा, 23 आएगा। ये पैटर्न आपका कंटिन्यू चलता जाएगा। तो अब सर ये एक चीज ये बताइए
ये जो पैटर्न है इसमें हमें क्या चीज कॉमन देखने को मिल रही है, क्या स्पेसिफिकेशन मिल रहा है कि सर ये पैटर्न इस रूल को फॉलो कर रहा है, ऐसा कौन सा रूल है? तो सर मैं ये आपको बता दूं, रूल एक ये फॉलो हो रहा है, इसको मैं बोलना चाहूं फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म। तो सर एक कॉमन सा सिंपल सा पैटर्न ये फॉलो हो रहा है, एवरी स्टेप पर 3 डिस्क यहाँ पर जो है वो इंक्रीज हो जा रही है। ठीक है सर, ये पैटर्न हम आगे समझते हैं। तो ऐसे ही पैटर्न हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। एक्चुअल में वो केवल आपको पैटर्न दिखाने के लिए एग्जांपल दिया गया है। आगे मैं बात करूं, वी हैव कम अक्रॉस वेरियस नंबर पैटर्न इन अवर अर्लियर क्लासेस, द फॉलोइंग आर फ्यू पैटर्न। आपने पिछली क्लासेस में बहुत सारे पैटर्न्स भी पढ़े थे, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन जब पढ़े थे वहां भी हमने पैटर्न्स पढ़े थे। तो इस टाइप का पैटर्न देखो 1 2 3 4, ये क्या लिखा हुआ है? एक्चुअल में मैं इनको क्या बोलता हूं बेटा, नेचुरल नंबर बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं इसको? नेचुरल नंबर बोलते हैं। ये पैटर्न है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। -3 -2 -1 0, क्या यहाँ पे हमें कॉमन चीज नजर आ रही है? सर ये आ रही कॉमन कि इसमें अगर मैंने +1 किया तो -2 आएगा, इसमें +1 किया तो -1 आएगा, इसमें +1 किया तो 0 आएगा, फिर +1 करेंगे तो 1 आएगा, फिर +1 करेंगे तो 2 आएगा, फिर 3 आएगा एंड सो ऑन। सर इसमें भी एक पैटर्न ये नजर आ रहा है कि सारे ही स्टेप्स पर हम 1 को जो है वो प्लस कर रहे हैं। बात क्लियर समझ में आ रही है? अभी एक ही एपी की तरफ बढ़ेंगे धीरे धीरे, अभी केवल पैटर्न समझ रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये पैटर्न भी आप देखो जरा, 100 में से 70 यानी कि 30 को माइनस किया गया है, आ रहा है ना समझ में? फिर 70 से 40, फिर 30 को माइनस किया गया है, फिर 40 से 10, फिर -30, इसके बाद क्या आएगा? तो -30 करेंगे तो ये -20 आ जाएगा। 10 में से -30 करेंगे तो -20 आ जाएगा। ये भी एक पैटर्न है। फिर इसमें से भी -30 करेंगे तो कितना आ जाएगा? -50 आ जाएगा। यही पैटर्न आपका कंटिन्यू चलता जाएगा। तो मैं पैटर्न को आइडेंटिफाई तो कर पा रहा हूँ सर, एक्चुअल में इनको आइडेंटिफाई करके हमें क्या मिलेगा वही इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है। -1 से 0, सर +1 किया है, यहाँ पर भी +1 किया है सर, यहाँ, हाँ यहाँ चेक करना पड़ेगा सर। -1 के बाद सर यहाँ पर हुआ है 0, इसका मतलब मैंने +1 किया है। इसके बाद 0 के बाद 1.3 हुआ है तो इसका मतलब +1.3 किया है। फिर उसके बाद हुआ है बेटा -2, इसका मतलब सर, इसका मतलब ये पैटर्न कुछ और टाइप का है। सर ये इस टाइप का है, -1 से -2, और हाँ हाँ क्या करेंगे, क्या करेंगे, देखो देखो देखो, -1 से ये हो गया, और 1.3 से 2.3 हो गया, 0 से 2 हो गया। इसका मतलब सर ये हो रहा है, मैं यहाँ पर 2 प्लस कर रहा हूँ। कितना सर? हाँ ये माइनस का है, अच्छा ये माइनस का है। तो सर इस पैटर्न में तो कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा है, दोनों में सर ऐसा कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ऐसे पैटर्न भी आपको देखने को मिलेंगे जिसमें आपको कुछ स्टेप कॉमन नजर नहीं आ रहे होंगे। एक बार और इसको देखिए ट्राई, कुछ कॉमन मिला क्या? इसमें सर मैंने +1 किया, इसमें सर मैंने +1.3 किया, इसमें सर फिर माइनस हो गया। अब माइनस कितना हुआ सर? तो माइनस हो गया इसमें, -2 आंसर आ रहा है। तो -2 तो बेटा तब आएगा जब हम इसमें -3.7 3.3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा? -2 आ जाएगा। 3.3 अगर हमने प्लस माइनस किया तब आंसर -2 आएगा। इसके बाद -2.3 यानी -0.3 किया सर तब आया। तो सर एक पर्टिकुलर पैटर्न नजर नहीं आ रहा है मुझे, पैटर्न नजर नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे फिर, हमें आगे चल के समझना पड़ेगा पैटर्न कैसे हमें पढ़ने हैं। देखिए अब एक वर्ड आता है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस और सीरीज क्या होता है पहले ये समझना है, और फिर उसके बाद हम समझेंगे कि सीक्वेंस के अंदर एक वर्ड और आता है जिसे बोलते हैं हम प्रोग्रेशन। क्या समझ में आया? सबसे पहले सीक्वेंस एंड सीरीज समझना है, इसके अंदर आता है प्रोग्रेशन। फिर प्रोग्रेशन के अंदर भी आते हैं बेटा कई टाइप, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हाईमेट्रिक, यानी कि एक हाइपरमेट्रिक प्रोग्रेशन भी होता है। ठीक है, एपी, जीपी, एचपी, सिस्टमेटिक प्रोग्रेशन भी होता है, इसको एसपी बोलते हैं। बहुत सारे हैं बट आपको एक ही पढ़ना है, और वो है सर क्या? एपी, जो सबसे ज्यादा इजी है। बात करें सर इसकी, सीक्वेंस इज सेट ऑफ नंबर्स और एल्जेब्रिक टर्म्स दैट फॉलो अ पर्टिकुलर पैटर्न और अ रूल टू गेट फ्रॉम द वन टर्म टू द नेक्स्ट।
सीक्वेंस वो होता है जिसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है और एवरी स्टेप बाय स्टेप जो हमारा नेक्स्ट टर्म मिल रहा है उनमें पर्टिकुलर एक रूल देखने को मिलेगा। क्या रूल होगा? पहले से दूसरा टर्म आया, दूसरे से तीसरा आया, तीसरे से चौथा आया, उनके सारे टर्म्स के बीच में एक कॉमन रूल होगा, और जो कॉमन रूल होगा वही रूल जो है ये सीक्वेंस को डिफाइन करता है। अब एग्जांपल के लिए देखो, सीक्वेंस यहाँ पे लिखा है 3, 5, 7, 9। देख रहे होंगे आप, एवरी स्टेप पर +2 किया जा रहा है, एवरी स्टेप पर +2 किया जा रहा है, तो बेटा ये आपका सीक्वेंस हो गया। अब इस सीक्वेंस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं ध्यान से देखिए। जैसे मैंने लिख दिया 3, 5 एंड 7 एंड 9, ये एक सीक्वेंस है। इसके अंदर जो सबसे पहले लिखा हुआ है बेटा, इसको बोलते हैं हम फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट टर्म। सेकंड वाले को बोलेंगे सर सेकंड टर्म, इसमें क्या दिक्कत है? थर्ड वाले को बोलेंगे सर थर्ड टर्म, फोर्थ वाले को बोलेंगे सर फोर्थ टर्म। ये तो सिंपल सा पॉइंट हो गया सर। उसके बाद क्या होगा सर? उसके बाद ये होगा कि अगर मैंने इसके आगे 3 डॉट इस तरीके से अप्लाई किए, ये देखो ध्यान से, अगर इस टाइप से 3 डॉट अप्लाई किए, इसका मीनिंग ये होता है कि ये सीक्वेंस इसी तरीके से इनफाइनाइट तक जा रहा है। बात समझ में आ रही है? ये सीक्वेंस इसी तरीके से इनफाइनाइट तक जा रहा है बेटा। फिर देखो टर्म, ये जो लिखे हुए हैं इनको मैं टर्म भी बोल सकता हूँ, मैं इनको एलिमेंट भी बोल सकता हूँ, मैं इनको मेंबर भी बोल सकता हूँ, और इन सब का मीनिंग सेम होता है। बात समझ में आ गई? एक्चुअल में सीक्वेंस भी हमारा एक सेट होता है, उसमें नंबर का कलेक्शन होता है। ठीक है, तो ये तो थी बेसिक आपकी सीक्वेंस क्या होती है सर। सीक्वेंस वो होती है, सीरीज होती है जिसमें एक पर्टिकुलर रूल फॉलो होता है फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म के बीच में, सेकंड टर्म से थर्ड टर्म के बीच में, और वो कॉमन रूल होता है। दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस। बात समझ में आ गई? एक पर्टिकुलर सीरीज जिसके बीच में एवरी जो टर्म्स हैं उनके बीच में कॉमन रूल अप्लाई होता है, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। अब सीक्वेंस के अंदर क्या समझना है? देखो अभी एक सीक्वेंस के बारे में आ गया, अभी क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आ गया। तो देखिए सीक्वेंस में पहले एक चीज और समझ लीजिए। मैंने लिखा 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये एक सीक्वेंस है। अब अगर ध्यान से देखो तो इसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। अब देखो इस क्वेश्चन के आगे मैं आपको समझा देता हूँ पहले। एक्चुअल में ये क्वेश्चन अभी आपसे होगा नहीं, मुझे बताना पड़ेगा। ये क्वेश्चन मैं बाद में आपको बताऊंगा, पहले आप एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस। देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलो या अर्थमेटिक सीक्वेंस बोलो, ये एक टाइप का सीक्वेंस ही होता है ऑफ नंबर सच दैट। प्रोग्रेशन क्या है उसके अंदर समझ लीजिए। प्रोग्रेशन ये है सर, डिफरेंस बिटवीन द कंज्यूकेटिव टर्म्स। कंज्यूकेटिव टर्म्स क्या होते हैं सर, वो भी बता देता हूं। इज कांस्टेंट। अब देखो जैसे मैंने अभी आपको ये दिखाया 3, 5, 7 एंड 9, ये जो है दोनों जो लिखे हैं ना, इनको कंजिक्यूटिव बोलेंगे, इनको आपस में कंजिक्यूटिव बोलेंगे बेटा, और इनको आपस में कंजिक्यूटिव। ये सारे इस तरीके से जो लिखा है ना, ये सब कंजिक्यूटिव टर्म्स होते हैं। और इनके बीच में जो डिफरेंस है जरा मैं आपको दिखा दूं। 3 और 5 के बीच में कितना? 2 का डिफरेंस है। 5 और 7 के बीच में 2 का डिफरेंस है। 7 और 9 के बीच में 2। सबके बीच में कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इसको हम बोल देते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कॉमन भी बोल दो या बेटा इसको कांस्टेंट बोल दो, बात तो एक ही रहेगी सर। चलिए अब आगे बता दूं। अब ये जो दिस कांस्टेंट डिफरेंस, इसको कुछ बोला जाता है, पर्टिकुलर नेम भी होता है, नॉन एज द कॉमन डिफरेंस। इसी को हम बोलते हैं क्या? कॉमन डिफरेंस। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल डी से। इसका मतलब ये हुआ सर, इस सीक्वेंस में जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 है, यानी कि डी का वैल्यू सर प्लस का 2 है। बात क्लियर हो गई? अब देखिए, लेट अस डिनोट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। अब एपी क्या हो गया? एपी क्या हो गया? जिनके कंजिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो कॉमन होना चाहिए सारे टर्म्स के बीच में। दैट टाइप ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या समझ में आया बेटा? प्रोग्रेशन का मीनिंग ही यही होता है कि कंजिक्यूटिव टर्म्स के बीच का रिलेशन चेक करना होता है। अब देखो कंजिक्यूटिव में, अब मैंने यहाँ पर 2 लिखा, 4 लिखा, 8 लिखा, 16 लिखा, एंड आपका, अब देखो अगर मैंने 4 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर 2 आएगा, 8 को अगर 4 से डिवाइड किया तो भी 2 आएगा, 16 को 8 से डिवाइड किया तो भी 2 आएगा। मतलब कहने का ये है, कंजिक्यूटिव टू टर्म्स के बीच में जो रिलेशन है, अगर वो कांस्टेंट है, अगर वो इक्वल है, इट मीन्स वो प्रोग्रेशन है। और प्रोग्रेशन तो बेटा 3 टाइप की बताई मैंने।
3 4 टाइप की, कई टाइप की होती है, बट हमें एक ही पढ़ना है। हमें कौन सा प्रोग्रेशन पढ़ना है, जिस प्रोग्रेशन के सीक्वेंस में डिफरेंस आपका कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिफरेंस। ओनली डिफरेंस पढ़ना है हमें। अगर बेटा वो डिफरेंस की जगह पर यहाँ जो डिफरेंस लिखा है, ये जो डिफरेंस लिखा है, अगर इसकी जगह पर बेटा अगर वर्ड आ गया रेशियो, यानी कि कंज्यूकेटिव टर्म्स के बीच का रेशियो अगर बेटा कांस्टेंट है, उसको बोलते हैं हम जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या समझ में आया? कंज्यूकेटिव टू टर्म्स के बीच में अगर बेटा हमारा रेशियो कांस्टेंट है सारे ही टर्म्स के बीच में, वो कहलाता है हमारा क्या? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। बट हमें क्या पढ़ना है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक में सर क्या होता है, फिर से समझ लीजिए। अर्थमेटिक में होता है सर, दो कंज्यूकेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस ऑलवेज कांस्टेंट होता है। अब आपको दिक्कत नहीं होगी, कोई भी तकलीफ नहीं होगी ये समझने में कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हमने सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा। सीरीज के अंदर हमने प्रोग्रेशन समझ लिया। प्रोग्रेशन कई टाइप का होता है। प्रोग्रेशन के अंदर हमने पढ़ना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें ऑलवेज जो डिफरेंस होगा कंजिक्यूटिव टर्म्स के बीच का वो कांस्टेंट होगा। अब बात हो गई खत्म। अब बात हो गई खत्म। फिर सर हमें ये तो समझ में आ गया, हम अब उसको हम क्या बोलेंगे जिसके कॉमन डिफरेंस होंगे, उसको बोलेंगे सर एपी। इसका मतलब ये सर एक एपी है। क्या है ये? एपी है। अब मैं एपी वर्ड यूज करूंगा बार बार बेटा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बोलूंगा मैं, एपी बोलूंगा बार बार। तो अब ये जो है वो एक एपी बन गया सर मेरा। तो एपी के अंदर कुछ चीजें और होती हैं, वो हमें समझनी पड़ेंगी। एपी के अंदर क्या क्या होता है? सबसे पहले द कॉमन डिफरेंस को डिनोट किया जाता है डी से, इसके फर्स्ट टर्म को डिनोट किया जाता है ए1 से, सेकंड टर्म को डिनोट किया जाता है ए2 से, और nth टर्म को रिप्रेजेंट किया जाता है an से। क्या समझ में आया? सर इसका फर्स्ट टर्म क्या है? तो a1 है 3। सर a2 क्या है? सेकंड टर्म है यानी कि 5। सर कॉमन डिफरेंस क्या है? तो 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 है सर। ये तो समझ में आ गया सर। सर इसका लास्ट टर्म क्या है? लास्ट टर्म सर 9 है, 9 है ना लास्ट टर्म। तो ये तो समझ में आ गया सर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पास और भी कुछ चीजें होती हैं। क्या होती हैं? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, लास्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, और एक वर्ड और बच गया सर, nth टर्म। nth टर्म का मीनिंग ये होता है सर, nth टर्म का मीनिंग जैसे आप एक तरीके से ये समझ लीजिए कि आपने एक रिलेशन के बारे में बोला, आप बोलना चाह रहे हो किसी रिलेटिव के बारे में। समझना ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप अपने रिलेटिव का परिचय देना चाहते हो, किसी का भी, तो परिचय देना चाहते हो तो जैसे एपी है। अब एपी का मीनिंग क्या है? एपी के बारे में तो सबको पता है। अगर आपने एक वर्ड बोला कि मेरी ननिहाल में, यानी कि मेरी नानी के गांव में, तो वहां से एक वर्ड समझ में आ गया कि ये बात तो अपने नानी के गांव की कर रहा है। ऐसे ही एपी की बात है। एपी की बात है, ए1 ए2 डी और एल हो गया, तो ये वर्ड देखते ही समझ में आ गया ये एपी की बात कर रहा है। और ननिहाल बोल दिया तो नानी के गांव की बात कर रहा है। बात समझ में आ गई? फिर सर, फिर वहाँ पे कितने सारे रिलेशंस होते हैं। वहाँ मामा होता है, वहाँ मामी होती है, वहाँ नाना होता है, वहाँ मामा के बेटे होते हैं जिनको हम भैया बोलते हैं। हैं? बात समझ में आ रही है ना? कितने सारे रिलेशन वहाँ पे मिलेंगे आपको। यही चीज़ समझना है। वहाँ मासी भी होती है। ये सारे तो ऐसे ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर ये सारे पार्ट्स हैं। और एक पार्ट है बेटा एन, एन जिसको एनथ बोलते हैं। अब ये एनथ क्या है? सर ये एनथ ये है कि उस गांव के अंदर सारे ही लोगों से हमारा एक रिलेशन सा बन जाता है, लेकिन वो हमारे रिलेटिव नहीं होते, इन मतलब क्लोज रिलेटिव नहीं है, बट रिलेशन तो होता है। और उसी डेफिनेशन को यहाँ पर एन बोला जा रहा है। मतलब वो पूरा गांव एक्चुअल में हमारा मामा मामी मौसी भाई नाना नानी कुछ तो लगने वाले हैं ही ना, तो उनके लिए वर्ड यूज कर दिया एन। अब उनके लिए डेफिनेशन तो वही रहेगी ना, स्टेप तो वही सारे रहेंगे ना। ये कहानी है। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो एपी के लिए जो एन टर्म है वो एक्चुअल में ए1 ए2 ए3 ए4 ए5 ए6 ए7 ए8 ए9, ऐसे ही ये बोलते जाइए इनफिनिट तक। तो सर मैं बोल नहीं पाऊंगा, नहीं बोल पाऊंगा तो फिर उसकी जगह बोल दो बेटा एन, बस कहानी खत्म। एन बोल दो उसकी जगह पर। यही हो गया आपका nth टर्म। अब बात करते हैं बेटा हम आगे, जो क्वेश्चन हमने भी छोड़ा था एपी के बारे में जब मैंने बताया, तो आपको समझ में आया हमारे पास ए1 होता है, ए2 होता है, और ए2 में से ए1 को माइनस किया तो बेटा डी मिलता है। ये तो समझ में आ रहा है ना।
और एक एल होता है जिसको हम लास्ट टर्म बोलते हैं, और एक होता है सर nth टर्म। इसकी डेफिनेशन होती है सर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सर ये कैसे फॉर्मूला बना दिया आपने? अब देखो इसको बना के भी बता रहा हूँ बेटा, मैं टेंशन लेना ही नहीं आपको बिल्कुल। बना के कैसे बताएंगे? जैसे मैंने अभी आपको ऐसे लिख के दिखाया, 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। मैंने क्या बोला सर, A1 जो है वो फर्स्ट टर्म है मेरा, और वो क्या है? वो है सर मेरा 2। A2 क्या है सर? A2 है मेरा 4। सर डी क्या है मेरा? सर डी का वैल्यू निकालेंगे तो डी का वैल्यू आएगा A2 माइनस A1, यानी कि 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 आ गया। तो सर डी का वैल्यू है मेरे पास 2। फिर क्या होगा सर? अब यहां से मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, और वो ये है, पहले तो ये चेक करो कि अगर मैंने A1 के साथ डी को प्लस किया तो क्या आंसर आ रहा है। यानी A1 था 2 और डी था 2, आंसर आ रहा है 4। दैट इज A2। क्या समझ में आ गया बेटा? सर समझ में आ गया कि अगर आपने फर्स्ट टर्म के साथ डी को प्लस कर दिया तो आंसर आता है A2। बेटा अगर यही प्रोसेस मैंने वापस किया, A1 के साथ एक बार डी प्लस किया, फिर से डी प्लस किया, तो सर क्या आ जाएगा? यस सर, A1 प्लस डी, तो सर A2 आ गया था। सर अगर A2 में फिर से डी प्लस करेंगे तो सर वो तो A3 आ जाएगा, यानी कि नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। वेरी गुड, आ गया समझ में? क्या समझ में आ गया? देखो जरा, फर्स्ट टर्म A1, A2, A3, A4, A5, A6, और फिर लास्ट में लिख देता हूँ डॉट 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 AN। फर्स्ट टर्म का मतलब ए ही होता है, ए को A1 को ए लिख सकता हूँ मैं। A2 मैंने निकाला तो सर मुझे पता चला A1 के साथ डी प्लस करने से मिला है, और A1 तो ए ही था। और A3 सर कैसे मिला था? कि अगर A1 में मैंने डी प्लस डी किया तो मिला था सर मुझे A3। इसका मतलब ये हो गया सर A प्लस 2D किया था मैंने। वापस देखिए, अगर इसमें मैंने 2 प्लस 2 किया तो आंसर 6 आएगा कि नहीं आएगा? वही तो हुआ। A1 में D प्लस डी किया तो आ गया A3, और इसको मैं लिख सकता हूं A प्लस 2D। बात क्लियर है सर? अगर सर मैंने ए में यानी A1 में डी प्लस डी किया तो क्या आएगा? सर वो A प्लस 3D आएगा। इसका मीनिंग क्या है? सर अब इसको भी चेक कर लेते हैं। तो ए, इसका मतलब 2 प्लस 2 किया तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना आ गया बेटा? 10 आ गया। तो यहां से ये सब प्लस करते हुए 10 आ गया। और 10 कौन सा है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। 10 तो बेटा 5 है। अच्छा मैंने 4 निकालना था क्या? तो देखो, 2 प्लस 2 प्लस 2 6 प्लस 2 8 आ गया, 8 आ गया, 8 आ गया बेटा। कितना आ गया? 8 आ गया। तो ये 1 2 3 4, ये A4 है। इसका मतलब A4 कैसे मिलता है? सर ए के साथ 3D प्लस कर दो, A4 मिल जाता है। तो A5 कैसे मिलेगा सर? ए के साथ में 4D प्लस कर दो, क्योंकि उससे जस्ट नेक्स्ट है ना। देखो एक चीज ऐसे समझिए, पहले फर्स्ट टर्म के बाद सेकंड टर्म कब मिलता है? जब उसमें हम डी प्लस करते हैं। सेकंड टर्म के बाद थर्ड टर्म कब मिलेगा? जब सेकंड टर्म में डी प्लस करते हैं। तो सारे ही टर्म्स में डी प्लस करके नेक्स्ट टर्म मिलता है ना। तो जब A4 मुझे A प्लस 3D मिल रहा है तो A5 कैसे मिलेगा? डी प्लस कर दो, और जैसे ही इसके अंदर डी प्लस किया तो A प्लस 4D आ गया। 6D कैसे मिलेगा? तो A प्लस 5D से मिल जाएगा। तो सर यहाँ से एक पैटर्न नजर आ गया। क्या नजर आ गया सर? बोला सर जितना भी वैल्यू आपको निकालना है उससे एक कम डी प्लस कर दो, आंसर आ जाता है। सर A4 निकाल रहे थे तो 3D प्लस कर रहे थे, A5 निकाल रहे हैं तो 4D, A6 निकाल रहे हैं तो 5D, मतलब एक डी कम प्लस करना है। सर अगर मैं AN निकालूंगा तो A के साथ में कितना डी प्लस करना पड़ेगा? सर एक कम करना पड़ेगा। सर N में से एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? N-1 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई डी करेंगे तो बेटा ये बन गया एक फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? AN का फॉर्मूला, जो मैंने यहाँ पर बताया है। देखो किधर बताया? अभी इधर बताया, देखो इधर बताया। ये वाला फॉर्मूला किधर बताया? इधर बताया है रे। किधर गया रे? किधर गया? नहीं बताया क्या? चलो 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 बता देता हूँ, बता देता हूँ।
हाँ, ये वाला बताया था ना इधर, ये रहा, ये रहा, ये रहा। तो ये फॉर्मूला आपका हो गया। अब आपको ये जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है, इसी को बोलते हैं nth टर्म ऑफ एपी। nth टर्म क्या बोलते हैं? nth टर्म ऑफ एन एपी। चलिए, अब ये सब मैं यहाँ से थोड़ा रफ कर देता हूँ क्योंकि आपको समझ में तो पूरा आ गया है। मैं जरा आपको ये क्वेश्चन बता देता हूँ अब। क्या बता देता हूँ? ये क्वेश्चन बता देता हूँ। बेटा क्वेश्चन कैसे होगा, तो पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। वो सीरीज में उधर वाला बना रहने देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये वाला पूरा मैं मिटा देता हूँ, ठीक है? चलिए, अब देखिए जरा, फाइंड द फोर टर्म ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय दिस। ये जो डिफाइन किया जा रहा है इसका मीनिंग समझिए। यहाँ पर एक वर्ड लिखा है टी एन। बेटा ए एन भी बोल सकते हैं, टी एन भी बोल सकते हैं, एक्चुअल में ये nth टर्म का ही डेफिनेशन है। अगर मैंने इसमें n ब्रैकेट n+1 लिखा है, ये सफिक्स में जो लिखा होता है इसका मीनिंग क्या है? देखो, ये सबके सफिक्स में यहाँ पे 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 6 है, 5 है, n है। इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू से एक वैल्यू कम यहाँ पे आता है, और ये वैल्यू यहाँ पर भी आ रहा है, देखो ध्यान से, ऐसे आ रहा है ना। तो सर यहाँ पर जो वैल्यू आती है सफिक्स में, वो फॉर्मूले के अंदर पुट हो जाती है। बात तो सही है सर। अगर मैंने सर यहाँ पर 1 रख दिया तो n की जगह पर 1 ही तो आएगा सर। n की जगह 1 रख दिया मैंने, इसका मतलब t1 यानी कि फर्स्ट टर्म आ गया सर। 1 इंटू 1+2 होता है सर, आंसर 2 आ गया। क्या बात है सर, क्या बात है, मुझे 4 टर्म चाहिए सर, एक टर्म मिल गया। अब दूसरा देख लेते हैं। अगर मैंने t का वैल्यू 2 रख दिया बेटा, तो क्या हो जाएगा? 2 ब्रैकेट में 2+1। तो देखो जरा आंसर कितना आ गया, 3+2 6 आ गया। वेरी गुड सर, ये सेकंड टर्म आ गया। थर्ड टर्म कैसे मिलेगा? टी की जगह, एन की जगह पर सर 3 रख दिया, 3 ब्रैकेट में 3+1 यानी 4 3 12 आ जाएगा सर। इसका मतलब सर A3 मिल गया। अब मुझे A4 चाहिए, तो n की जगह पर सर मुझे 4 रखना पड़ेगा, तो 4 इंटू 4+1 करना पड़ेगा, और आंसर आ जाएगा 4 5 जा 20 T4। तो देखो इस तरीके से मैंने इसके लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 टर्म आपने पूछे थे, मैंने निकाल दिए बेटा। चलिए, क्वेश्चन हो गया सोल्व। अब बताइए इसमें क्या टफ लग रहा था आपको? कुछ भी टफ है ही नहीं, फालतू में आप रोते रहते हो। हाँ, कुछ भी टफ नहीं। चलो आगे। अब देखते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं बेटा। आगे, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। अब देखो ये जनरल फॉर्म, ये अभी बता रहे हैं, हमने पहले ही बता दिया। ये ए यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म a+d, थर्ड टर्म a+2d, फोर्थ टर्म a+3d, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। It represent an arithmetic progression where a is the first term, d is the common difference. This is known as the general form of an AP. याद रखना, जो मैंने आपको ये वाला बताया ना, a n इक्वल टू a प्लस n माइनस n माइनस n माइनस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ, एक्चुअल में ये nth टर्म का फॉर्मूला है। जनरल फॉर्म तो ये हो गया जीपी एपी का, ठीक है। मैं आगे डायरेक्ट अपने मिशन पर पहुंचता हूं बेटा। मिशन हमारा क्या है, नोट कर लीजिए कुछ पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ टर्म को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? नंबर ऑफ टर्म को एन से रिप्रेजेंट करते हैं सर, इन एन एपी, और ऑलवेज बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे किसी भी एपी के अंदर, वो नेचुरल नंबर होगा। जीरो टर्म किसी एपी में हो नहीं सकता, वो एपी है ही नहीं जब जीरो हो गया तो। फर्स्ट टर्म एक एपी में हो सकता है सर, 2 टर्म हो सकते हैं सर, 3 टर्म हो सकते हैं, 4 टर्म हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 1 लाख सकते हैं, 10 लाख हो सकते हैं, करोड़ों हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स भी हो सकते हैं। वेरी गुड। सेकंड पॉइंट, कॉमन डिफरेंस डी बिटवीन टर्म कैन बी जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव। बेटा कॉमन डिफरेंस तो जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इसका मतलब यह है कि डी का वैल्यू सर कुछ भी रियल नंबर हो सकता है। डी का वैल्यू कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, और रियल नंबर तो पहले ही चैप्टर में पढ़ाया था सर मैंने, क्या होता है? इरेशनल प्लस रेशनल मिलाकर के बनता है सर रियल नंबर। यस। अगर डी जीरो हो गया सर, उस केस में क्या होता है? होता है ना, 3 3 3 3, डी का वैल्यू जीरो है, तो क्या है? एपी बन गया ना, 3 3 3 3 3 बन गया एक एपी। उसमें प्रोग्रेशन है, डिफरेंस क्या है? जीरो है सारे टर्म्स में। कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, बस बात ये थी।
अगर डी पॉजिटिव है तो 6 + 9 6 + 3 9 9 + 3 12 3 12 + 3 15 15 ये भी एक एपी बन गया। और जब आपका डी पॉजिटिव होता है तो बेटा इसको बोलते हैं क्या, इंक्रीजिंग एपी। क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग एपी। इसका मतलब जो है इसके जो फर्स्ट स्टेप होगा वो सेकंड स्टेप से कम होगा क्योंकि इंक्रीजिंग हो रहा है। और जब भी ये इंक्रीजिंग होता है तो डी आपका पॉजिटिव ही आएगा ऑलवेज, ये याद रखना। और अगर ये हो गया नेगेटिव तो बेटा फिर वो डिक्रीजिंग जी एपी हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए 100 से 70 आया, -30 हुआ, -30 -30 एंड सो ऑन, और डी का वैल्यू -30 आ गया। देखो, तो ये तो थे इनके मेन पॉइंट कुछ लर्न करने लायक। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट एपी। तो फाइनाइट एपी क्या होती है, जिसके टर्म्स बेटा फिक्स होते हैं, जो डिफाइन हो चुके हैं। यानी कि फाइनाइट एपी क्या है, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी इन विच नंबर ऑफ टर्म्स आर फाइनाइट, मतलब फिक्स है, इज इनफाइनाइट एपी। एग्जांपल के लिए मैंने एक एपी 2 से स्टार्ट किया, 14 पे एंड कर दिया, फाइनाइट हो गया। कितने नंबर ऑफ टर्म में काउंट कर सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 टर्म्स है, फिक्स हो गया सर, ये तो फाइनाइट है, काउंट कर लिया मैंने। अब इधर आ जाइए, an arithmetic progression AP in which number of term are infinite is an infinite AP। अब इनफाइनाइट कैसे होंगे सर, जब भी किसी एपी में लास्ट में ऐसे 3 डॉट लगा दिए जाएं तो समझ जाइए कि वो एपी आपका इनफाइनाइट है। 3 डॉट लगा दिए गए और फिर उसके बाद में कुछ लिखा नहीं है, ये याद रखना है, लिखा कुछ नहीं, लास्ट में एकदम केवल 3 डॉट लगा के छोड़ दिया है, तो यही एपी आपका इनफाइनाइट एपी होता है। चलिए सर, ये तो मजा आ गया, आप सारी कुछ चीजें समझ में आ गई। एग्जाम्पल एक और लिख देते हैं, जैसे जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर को मैं लास्ट कर सकता हूँ कभी, एंडिंग पॉइंट लिख पाऊंगा? तो सर नेचुरल नंबर भी एक एपी है, इनफाइनाइट एपी। होल नंबर की बात करें तो सर क्या होगा, होल नंबर के केस में भी कुछ ऐसा ही होगा। क्या होगा सर, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। सर इसको फिक्स कर ही नहीं सकता मैं, मुझे क्या पता होल नंबर क्या होता लास्ट वाला, ये भी एक इनफाइनाइट है। उसके बाद सर 1 3 5 7 9 11 एंड डॉट डॉट डॉट। सर इसका मतलब तो ऑड नंबर होता है, और ऑड नंबर भी कोई मतलब इनका फिक्स पॉइंट नहीं है, इनफाइनाइट होते हैं। सर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 4 6 8 10 12 एंड डॉट डॉट। इसका मतलब सर इवन नंबर हो गया, कैसा हो गया, इवन नंबर हो गया सर। इवन नंबर भी लास्ट का कोई नंबर नहीं होता, ये भी इनफाइनाइट तक ही चलता है। अब आज एकदम ठीक आ रही है कि नहीं आ रही बेटा, एकदम ठीक आ रही है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आ गया बेटा क्वेश्चन, और अब आ जाइए एकदम से सीरियस मोड में। अभी तक जो कुछ भी आप कर रहे थे, मजे कर रहे थे, तो बंद कर दीजिए, एकदम ईयरफोन लगा के और मोबाइल को सामने रख के और रफ कॉपी और पेन हाथ में लेके सीरियस बैठ जाइए। अब करेंगे क्वेश्चन एकदम साइलेंस मोड में, ठीक है। और मेरे से आगे आपका सॉल्यूशन आना चाहिए बेटा, क्योंकि अभी आप मेरे से पढ़ चुके हो, अब आप मेरे से ज्यादा जानकारी हो गई अब, ठीक है। चलिए, find the value of x for which this and this are in AP। अब AP में क्या कंडीशन बताई थी मैंने कि सर A2 माइनस A1 जो भी वैल्यू आएगी वही वैल्यू A3 माइनस A2 के बराबर आएगी, क्योंकि दो कंजिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस ऑलवेज कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। ये माइंड में सेट कर लो, A2 में से A1 को माइनस करो वही वैल्यू मिलेगी, और A3 में से A2 को भी माइनस करो वही वैल्यू मिलेगी। अब अगर ये तीनों ही टर्म AP में है तो ये A1 होगा, ये A2 होगा, ये A3 हो। A2 में से A1 को माइनस कर देता हूं तो कितना आएगा जरा देखो, 6x माइनस 2 माइनस 8x माइनस का 4, या ऐसे लिखेंगे पहले ब्रैकेट में तो भी चलेगा। फिर ये 3 में से माइनस कर देते हैं सर A2 को, तो 2x प्लस 7, और इसमें से माइनस करना रहेगा सर 6x माइनस 2 को। सॉल्व कर देते हैं सर, ये 6x माइनस 2 माइनस 8x माइनस 4 इक्वल टू 2x प्लस 7 माइनस 6x, और ये प्लस 2। सर सॉल्व करेंगे, x वाला यहाँ है, x वाला यहाँ है, x वाला यहाँ है, x वाला यहाँ है, ये और इसको सॉल्व करेंगे इधर लाके, 6x और ये माइनस 8x, कितना बच गया, माइनस का 2x बच गया। ये माइनस का, ये माइनस इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये इधर आके प्लस हो जाएगा। अब बताइए कहानी, बाकी कांस्टेंट नंबर को इधर भेज देते हैं बेटा। इधर देखो क्या है, ये 2 है, ये 7 है, तो 9 हो गया,
और ये कितना है -2 इधर जाएगा तो +2, ये 4 इधर जाएगा +4। सर बात बनती दिख रही है। ये कितना हो गया सर, ये हो गया -4 और ये +6, तो बच गया सर प्लस का 2x और इधर हो गया सर 15। सर x का वैल्यू चाहिए था मुझे तो 15/2 हो गया सर। देखिए जरा ये ऑप्शन में है क्या सर, 15/2, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब लेट नहीं करना है, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं धड़ाधड़ बेटा। इफ द नंबर ए बी सी डी फॉर्म एन एपी, अगर ये देखो ए बी सी डी, आगे क्वेश्चन को मैं बाद में पढ़ूंगा, पहले क्या है ए बी सी डी ई, ये एपी है, तो मैं क्या बोलता हूँ एपी होगा तो इसके पास एक कॉमन डिफरेंस होगा, और वो कॉमन डिफरेंस क्या होगा मुझे पता नहीं है, तो उसको मैं एक्स लिख देता हूँ बेटा। क्या लिख देता हूँ, जिसके बारे में नहीं पता है उसको एक्स लिख के भी कर सकते हैं, ठीक है, या उसकी जगह में डी भी लिख सकता हूँ, बट डी भी इसलिए नहीं लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे डी लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे सर, अब आगे बढ़ते हैं, तो सर ए तो फर्स्ट टर्म है ही, तो ए तो ए रहेगा। सर बी का वैल्यू कैसे मिलेगा, सर फर्स्ट टर्म में डी प्लस करते थे तो सेकंड टर्म आता था, बात तो सही है सर। तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, सर बी का वैल्यू ए के साथ में कॉमन डिफरेंस को प्लस कर दो। कॉमन डिफरेंस कितना है सर, मैं डी नहीं लिखूंगा इस बार क्योंकि डी यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, तो मैं एक्स लिख देता हूँ। ये सर बी का वैल्यू हो गया, ए वन में एक्स प्लस करते ही बी बन गया। बेटा सी जो है वो थर्ड टर्म है, ये ए वन था, ये ए टू निकाल दिया, ये ए थ्री निकाल दिया, ए थ्री मतलब सी, ये वैल्यू कैसे मिलती है a+2d, इसका मतलब a+2x हो जाएगा। पर सर ए फोर भी तो चाहिए मुझे, वो डी है, तो वो कैसे मिलेगा सर, वो मिलेगा a+3x से मिल जाएगा। सिंपल है सर ये तो। अगर a5 है सर, वो क्या e है सर, वो भी तो मिल जाएगा, a+4x मिल गया। अब मुझे बताइए ए बी सी डी और ई सबका वैल्यू मिल गया, क्यों, एपी इन्होंने बोला था, मेरी क्या गलती है सर, उन्होंने एपी बोला मैंने निकाल दिया सब कुछ। हाँ बात तो सही है सर, मामला बन गया सर, ये सारी वैल्यू मैंने निकाल दी सर, अब बात जुगाड़ बन गई सर। कैसे बन गई जुगाड़, देखो यहाँ लिखा है ए, तो ए का वैल्यू तो ए ही रहने वाला है, तो मैंने ए की जगह पर ए लिख दिया, थोड़ा सा इधर लिख के चलता हूँ क्योंकि जगह कम पड़ जाएगा। ए की जगह पर तो ए ही लिख दिया सर, फिर माइनस लिखा है सर 4b लिखा है, लेकिन सर बी की जगह पर मैं बी थोड़ी लिखूंगा, बी का वैल्यू लिखूंगा a+x। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं उसने एपी बोला है और एपी में ऐसा ही होता है, एपी के ये टर्म निकाले मैंने, टर्म की वैल्यू पुट करता जा रहा हूँ। फिर क्या है सर, +6c है सर, सी का वैल्यू कितना आया था सर, सी का वैल्यू a+2x आया था सर। उसके बाद -4 इंटू डी, डी का वैल्यू सर a+3x आया था। उसके बाद प्लस ई है सर, यहाँ पे ई भी लिखा है, देखो आप मिस मत कर देना इसको, ई लिखा है, तो सर इसका वैल्यू था a+4x। सर इसको सॉल्व करें क्या, और क्या करना है, वही तो करना है, a-4 का मल्टीप्लाई किया 4a-4x, वेरी गुड, प्लस 6a+12x -4a-12x +a+4x। सर इसमें कुछ ऐसा दिख रहा है कि जो कैंसिल आउट हो सके, इसका वैल्यू चाहिए सर मुझे, तो मैं पहले ये देख तो लूँ कैंसिल हो रहा है क्या कुछ। सर यहाँ पर 12x सर ये प्लस था, ये 12x सर माइनस था, खत्म हो गया सर। हाँ बात तो एकदम सही है सर, और भी हो रहा है कुछ सर, ये -x है 4 और ये प्लस का 4x है सर, ये भी खत्म हो गया, तो क्या बच गया सर, बच गया कुछ a, और सर क्या बचा मेरे पास, a बच गया, पहले a बच गया सर, ये वाला a और ये वाला a, तो देखो a, ये माइनस का 3a हो गया सर, ये प्लस का 6a हो गया, ये माइनस का 4a, ये प्लस का a, तो ये भी माइनस का 3a हो गया, माइनस माइनस का 6 हो a हो गया, और ये प्लस का 6a हो गया। बेटा दोनों ही यहाँ भी कैंसल आउट हो गए और आंसर आ गया मेरा 0। आंसर कितना इजी तरीके से आ गया, आंसर 0। और क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोल सकता हूँ इसको बोर्ड एग्जाम में मैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोल सकता हूँ बोर्ड एग्जाम के लिए। बताइए अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही सर, आपके साथ मजा आ रहा है सर पढ़ने में, मैथ आएगा क्यों नहीं यार। हाँ, नवोदय की ब्रांड क्या होती है, हाँ, छोटा मोटा हम हैं, हमसे बड़े और भी लोग हैं, हाँ, अभी तो देखो पीडब्ल्यू पे भी कितने बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं हमारे नवोदय के, है ना। हमें भी कुछ ऑफर मिले थे लेकिन अभी कुछ और समस्याओं की वजह से नहीं जा रहे हैं, कहीं और भी हम सेटल हैं भाई, बात समझ में आ रही है ना, ये चीज़ है। तो अब देखिए क्या करना है, टॉपिक आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है और कॉमन डिफरेंस को डी से बताते हैं और ये क्या होता है, a2 में से a1 को माइनस करते हैं। सर इसमें a1 क्या होगा, इसमें सर a1 ये हो गया, a2 क्या होगा सर, इसमें a2 ये होगा, तो सर a2 में से इसको माइनस कर देते हैं, तो 1 माइनस पी अपॉन पी, इसमें से माइनस करना है 1 अपॉन पी, दोनों का एलसीएम तो सर बराबर है, तो नीचे पी आ गया, ये सर 1 माइनस पी, ये -1, -1 + 1 कैंसिल हो गया, माइनस पी अपॉन पी से पी कैंसिल हो गया, -1 आपका आंसर आ गया। सर डी की वैल्यू आ रही है -1, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाइए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इनमें से चेक करना है कौन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। -3 से -6, तो बेटा -3 किया गया, यहाँ भी -3 किया गया, -3, इसका मतलब एपी है, एपी है। फॉर दोज विच आर द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस, तो बेटा मैं यहाँ से डी निकाल देता हूँ, डी कितना आएगा -9, किसी में से भी उससे पहले वाला माइनस कर दो, जैसे मैं -9 में से -6 करना चाहता हूँ, -6 को माइनस किया तो कितना आएगा -9 + 6, आंसर आ गया -3, यही तो है डी का वैल्यू। सर दूसरे को चेक करते हैं, -2.3, 3.6, इसका मतलब माइनस यानी कि प्लस क्या किया गया, -1.3 किया गया, यहाँ पर देखो तो 1.3 नहीं हो रहा है सर, यहाँ तो 1.2 हो रहा है सर, 1.2 हो रहा है, तो सर ये एपी नहीं है, एपी है ही नहीं, ये दोनों ही डिफरेंस सेम नहीं मिले तो एपी कहाँ से हो जाएगा सर, नहीं है, आप चेक कर लो, ठीक है। 905, 805, 705, 605, सर इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है सर 100 100 100 प्लस करता जा रहा हूँ मैं। सर बोलेंगे सर माइनस क्यों नहीं है, माइनस नहीं बेटा, वो एक्चुअल में प्लस हो रहा है क्योंकि सारे ही माइनस में आंसर आ रहे हैं। देखो वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव हो रहा है, याद रखना, वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो बेटा पॉजिटिव होगा। अब इसमें मैं निकाल देता हूँ, -805 -900, हाँ 905, 905 क्या करना है बेटा, 905, कितना आंसर आ जाएगा, -805 + 905, आंसर आ गया बेटा प्लस का 100, यही है आपका डी का वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब एपी है, ये वाला है बट बीच वाला नहीं है। अब इसको देखो, a+b² a+bq a+b4, बेटा बी का पावर बढ़ रहा है, बी का पावर बढ़ रहा है, अगर 2b 3b 4b होता तो समझ में आती बात। सर a² यानी b² b³ b4 ऐसे बढ़ेगा तो सर ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें से इसको माइनस कर लो तो b² बचेगा, और इसमें से इसको माइनस कर लो, देखो आपको करके बता देता हूँ बेटा, सेकंड क्या है a+b², इसमें से -a किया तो माइनस माइनस खत्म, b² आ गया। अब दूसरा निकालता हूँ बेटा, a+b³ इसमें से माइनस किया a+b², देखो ये तो खत्म हो गया, b³ में से b² माइनस करेंगे, b² कॉमन निकालेंगे, b-1, बेटा क्या ये बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है सर, ये है ही नहीं एपी। लास्ट वाला और देख लेते हैं, -2 से बेटा +4 आ गया, फिर ये -8 आ गया, फिर ये +16 आ गया। बेटा एक चीज याद रख लो, एपी में माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे आता ही नहीं है, या तो सारे माइनस माइनस होते जाएंगे या प्लस प्लस होते जाएंगे, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं। यहाँ से यहाँ पे मैंने क्या किया, अगर आप खुद देखना चाहो, प्लस माइनस नहीं बैठता बेटा एपी में, याद रखना, ठीक है। ये भी आपका एपी नहीं है, तो केवल दो ही आपको एपी मिले। चलिए आगे बात करते हैं बेटा, आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एपी, इनमें से कौन सा एपी है, देन फॉर्म एन एपी, इफ दे फॉर्म एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकालने हैं। देखो 2 4 4 8 8 16, ये तो सर प्रोग्रेशन तो है, लेकिन यहाँ तो सर प्लस का 2 हुआ है, यहाँ प्लस का 4 हुआ है, यहाँ प्लस का 8 हुआ है, कहानी गड़बड़ सी लग रही है सर, गड़बड़ है ही सर, प्रोग्रेशन तो है बट ये एपी नहीं है, क्या एपी नहीं है, तो कौन सा प्रोग्रेशन है सर, सर ये जीपी है। इनके बीच में आप रेशियो निकाल के देख लो तो सर बराबर आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करो तो आंसर 2 आएगा, 8 को 4 से डिवाइड करो तो 2 आएगा, 16 को 8 से करो तो आंसर 2 आएगा। तो सर जीपी है, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये एपी नहीं है बेटा, ये क्या है, जीपी है। नेक्स्ट वाला देखो, 2 है, 5/2 है, 3 7/2 है, इसमें क्या समझ में आ रहा है सर, 3 टर्म दिए हैं, हाँ 4 टर्म्स दिए हैं, यानी कि 5/2 से अगर 2 को माइनस किया तो क्या आंसर आ रहा है सर, 1/2 आ रहा है सर। फिर सर 7/2 में से 3 को माइनस करेंगे तो भी 1/2 आ रहा है, कैसे सर,
एलसीएम लेके सॉल्व कर लो ना, 1/2। तो सर डी का वैल्यू तो आ गया, दोनों में डी का वैल्यू सेम है, इसका मतलब ये एपी है, ये एपी है। अब एपी है तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स और बताने हैं बेटा आपको। तो कैसे बनाएंगे देखो, 7/2 का मतलब है एक्चुअल में 3.5, और 3.5 में अगर ये 1/2 का मतलब होता है बेटा 0.5, तो इसमें अगर बेटा मैंने 7/2 के साथ 7/2 के साथ 1/2 प्लस किया तो बेटा 8/2 आएगा, और इसका मतलब होता है 4। 4 आ गया तो 4 में बेटा प्लस 1/2 करेंगे तो बेटा ये 5 कितना आएगा 9/2 आ जाएगा। कितना आएगा बेटा 9/2 आ जाएगा। कितना 9/2। तो बेटा नेक्स्ट टर्म तो आ गया 4, और उसके बाद आ गया 9/2, इसके बाद आ जाएगा सीधा 5, इसके बाद आ जाएगा बेटा 11/2। हो गए आपके नेक्स्ट 3 टर्म्स। अब इसी तरीके से इन दोनों का आप निकाल के दिखाएंगे मुझे, ठीक है। इन दोनों का आप निकाल के दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम क्यों लगाना है किसी चीज़ पे जो बहुत ज़्यादा इजी है। आगे बढ़ जाता हूँ ना मैं, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा देता हूँ। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म क्या होता है बेटा ए होता है, तो पहले के लिए ए का वैल्यू क्या है 3 है सर। डी कैसे मिलेगा, 1 में से 3 को माइनस करेंगे, तो सर डी का वैल्यू कितना आएगा 1 - 3 इक्वल टू -2 आ गया सर पहले वाले के लिए। दूसरे वाले के लिए निकालते हैं सर, ए का वैल्यू तो -5 दिया है सर डायरेक्ट। डी का वैल्यू कैसे मिलेगा सर, डी का वैल्यू सर -1 में से -1 में से माइनस करना है -5, -1 में से माइनस करना है -5, तो ये -1 + 5 आंसर आ गया सर प्लस का 4। डी का वैल्यू +4 है सर। अब इस वाले में देख लेते हैं बेटा, इस वाले में 1/3 ए का वैल्यू हो गया। उसने डायरेक्ट बोला है भाई कि ये एपी तो है ही, तो इतना हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सारे में डी चेक नहीं करना है। उसने बोला है फॉर द फॉलोइंग एपीज, फर्स्ट टर्म लिखना है तो ए होता है, कॉमन डिफरेंस डी होता है। तो बेटा 5, अब डी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर आप ही देखो 5/3 से 1/3 माइनस करना पड़ेगा। जैसे ही ये माइनस करेंगे तो 4/3 आपका डी का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब लास्ट वाले को चेक करते हैं। ए का वैल्यू तो सर दिखने से पता चल रहा है 0.6 है, और डी का वैल्यू निकालना है तो सर 1.7 में से 0.6 को माइनस कर देंगे, तो आंसर कितना आ गया 1.1 आ गया सर डी का वैल्यू। कितना तो इजी था सर, क्या दिक्कत आ रही थी। आगे बढ़ जाएं तो फिर, हाँ सर बढ़ना तो पड़ेगा। अब है आपका nth टर्म ऑफ एन एपी। टाइम कितना हुआ बेटा लेक्चर का जरा देखिए, टाइम हो गया आपका 47, और 10-12 मिनट का क्लास है बेटा हमारा, ज़्यादा लंबी नहीं, 1-1 घंटे का लेना है। एपी एक्चुअल में छोटा ही चैप्टर है, ठीक है, 2-3 क्लास में ही पूरा हो जाएगा। nth term of an arithmetic progression, तो देखो a1 a2 a3 be the first term of an AP, the terms of an AP whose first term is a1 और just a भी बोल सकते हैं इसको और a1 भी बोल सकते हैं, याद रखना ठीक है। एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ यार आपको। देन द सेकंड टर्म a2 होता है और a प्लस डी से मिलता है। थ्री टर्म कैसे मिलेगा, a प्लस a2 में प्लस डी करेंगे, फोर्थ टर्म a3 में डी प्लस करेंगे, और nth टर्म अगर आपको निकालना है बेटा तो क्या करेंगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये तो मैं फॉर्मूला भी बता चुका हूँ, और इसी को बोलते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी बोलते हैं। बताइए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है पढ़ने में। नहीं आ रहा है तो कॉपी पेन बंद कर दीजिए, मोबाइल बंद कर दीजिए और घर से बाहर निकल जाइए। हाँ ये क्या बोल दिया सर आपने, मम्मी पापा फिर बुला लेंगे सर। तो वो तो आना ही पड़ेगा, घर थोड़ी छोड़ दोगे। घर तब छोड़ना पड़ेगा बेटा जब आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए तो छोड़ना ही पड़ेगा। फिर जॉब करनी पड़ेगी तो सर घर छोड़ना पड़ेगा। हम भी तो घर छोड़ के पढ़े हैं बेटा बाहर, काहे की टेंशन है। कुछ टेंशन नहीं सर, बहुत पैसा कमाना है, कमाइए बेटा, कौन मना कर रहा है, मेहनत तो करिए पहले। Therefore, the nth term an of the AP with first term D, देखिए जरा ध्यान से, nth term of an AP with first term A and common difference D given by this। यही तो कब से बताने लग रहा हूं, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो जाइए चिल्लू पर पानी में डूब के मर जाइए। ठीक है, क्या समझ में आया बताइए। ए एन इज नोन एज द जनरल टर्म ऑफ एन एपी, इसी को जनरल टर्म में वहां भी बोल रहा था आपको जब मैंने उस स्लाइड में कराया था। फिर क्या है, इट रिप्रेजेंट द लास्ट एल, ये एल है बेटा, एल, इसको एल बोलेंगे, क्या है एल है। एल रिप्रेजेंट द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी डिनोटेड बाई एल इक्वल टू, देखो एल और एन एक ही बात है। एल तब बोलते हैं जब हमें ये पता चल जाए फिक्स कि भाई इस जगह पे जाके एपी का एंड हो गया, और एंड हो गया इसलिए उसको हम लास्ट टर्म भी बोल देते हैं। एक्चुअल में लास्ट टर्म को हम एंथ टर्म भी बोल सकते हैं, उसी एपी का एंथ टर्म। मुझे प्लेस नहीं पता ना वो किस पोजीशन पर है, लेकिन लिख के दे दिया। जैसे एग्जांपल के लिए 2 4 6
8 और बीच में डॉट 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 करके और लास्ट में लिख दिया 100। सर मुझे लास्ट टर्म तो पता है 100 है, बट ये किस पोजीशन पर है, दैट इज कॉल्ड nth टर्म। इसीलिए लास्ट टर्म को nth टर्म भी बोल देते हैं, घबराना नहीं है। सर ये दोनों को एक साथ कंबाइन क्यों कर दिया, बेटा वो होता ही है। मैं क्या बता रहा हूँ, 100 मुझे पता है कि ये एल का वैल्यू 100 है, बट मुझे ये नहीं पता कि ये किस पोजीशन पर है, और इसीलिए पोजीशन नहीं पता है तो इसको भी हम ए एन बोल देते हैं, ए एन इक्वल टू एल। ठीक है, ये फॉर्मूला बन के आ गया, लास्ट टर्म का भी वही फॉर्मूला रहता है। चलिए, विच टर्म ऑफ एपी, ये एक एपी है, इसका कौन सा टर्म 2 1 10 हो गया, इसका मतलब बेटा लास्ट टर्म तो पता चल गया। सर इसका फॉर्मूला क्या था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सर ये एन क्या है, डी क्या है, तो डी तो बेटा मैं यहां से निकाल ही दूंगा ना, 42 में से -21 करेंगे तो कितना आ गया, 21 आ गया। सर डी का वैल्यू तो पता चल गया। सर ए क्या है, तो ए भी तो 21 है, तो मुझे एल का वैल्यू तो पता है। सर एल कितना है, 210, तो जो वैल्यू पता है ना वो रख दो आंख मीच के, क्या करना है, आंख बंद करके रख दो, क्या दिक्कत आ रही है बताइए। सर एन का वैल्यू नहीं पता है, तो बेटा एन तो पूछा ही है ना, एन तो पूछा ही है कि विच टर्म ऑफ दिस एपी, कौन सा टर्म, कौन सी पोजीशन वाला टर्म जो है वो 210 होगा, तो वही तो पूछा है। तो एन तो सर फाइंड करना पड़ेगा, कैसे करेंगे अभी हो जाएगा। ये पहले 20 इधर ट्रांसफर करेंगे, 210 में से 21 माइनस करेंगे, इधर बच जाएगा आपका n माइनस 1 इंटू 21, ये 21 डिवाइड में आएगा, तो 210 माइनस 21 डिवाइड बाई 21 इक्वल टू n माइनस 1। 21 से इसको डिवाइड करेंगे तो बेटा 10 टाइम्स होगा, 21 से इसको डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, इक्वल टू n माइनस 1। ये 1 इधर आएगा, ये -1 खत्म भी कर दो, तो n का वैल्यू डायरेक्ट बेटा 10 मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस AP का जो 10th टर्म होगा वो 210 होगा। कौन सा टर्म, 10th टर्म। तो बेटा आंसर नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इज 5, यानी कि डी का वैल्यू पता है सर मुझे 5 है, देन व्हाट इज A18 माइनस A13। कितना इजी होगा, मैंने आपको क्या बताया था, अगर A5 लिखना होता है तो A+4D लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो सर अगर मुझे A18 लिखना होगा, A18 लिखना होगा, तो मैं इसको A+17D लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ सर, एक ही तो कम होता है डी। उसके बाद सर A13 को कैसे लिखेंगे, सर इसको मैं A+12D लिख सकता हूँ, बताइए कोई दिक्कत। तो सर A18 माइनस A13 का तो वैल्यू फाइंड करना ही है मुझे, तो मैंने माइनस कर दिया सर, ए में से ए माइनस किया तो 0 आ गया सर, 17 से सर 12 को माइनस किया तो 5D आ गया। इसका मतलब सर ये हुआ A18 माइनस A13 का वैल्यू 5D है, 5D है। और डी का वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है कितना था, देखिए जरा, डी का वैल्यू ये 5 दिया हुआ है, तो सर यहाँ पर डी की जगह पर 5 पुट कर दीजिए, 5 इंटू 5 इक्वल टू आपका 25 आंसर आ गया। A18 माइनस A13 का वैल्यू 25 आ गया, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। द नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 105 एंड 1000 विच आर डिविजिबल बाई 7। बहुत अच्छा और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। इसमें यह बोला है कि हमारे पास एक नंबर की सीरीज है 105 और लास्ट वाला नंबर है 1000, इनके बीच की बात की जा रही है, ये इंक्लूड नहीं होंगे बेटा, लफड़ा यहां से क्वेश्चन गलत हो जाता है, ये दोनों इंक्लूड नहीं होंगे, और इंक्लूड नहीं होंगे तो ये 7 से तो डिविजिबल था, ये तो नहीं था, लेकिन इनके बीच में ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। तो बेटा मैं क्या करूंगा, ये देखो ये 7 से डिविजिबल हो रहा है क्योंकि 15 7 जा 105 होता है मुझे पता है, तो इससे जस्ट आगे वाला कैसे मिलेगा मुझे, सर +7 कर दो, नेक्स्ट वाला मिल जाएगा 10112। ये वाला वो टर्म होगा जो इसके बाद फर्स्ट होगा, जो इससे डिवाइड हो जाएगा 7 से। इसके बाद कौन सा होगा सर, 1199 हो जाएगा सर। उसके बाद कौन सा हो सर, 126 हो जाएगा सर, डैश 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 डैश। इसके बाद क्या होगा सर, सर ये कैसे निकाल दिया आपने, बेटा मैंने ऐसे निकाल दिया, ऐसे निकाल दिया कि अगर ये नंबर 7 से डिविजिबल है, तो अगर मैंने इसमें 7 प्लस कर दिया तो वापस वो भी तो 7 से ही डिविजिबल हो जाएगा, फिर मैंने 7 प्लस कर दिया तो वो भी तो 7 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब सर 7 में जो प्लस कर रहा हूं वो क्या दिखा रहा है, वो दिखा रहा है बेटा मुझे डी का वैल्यू 7 है। सारे ही कंजिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है बेटा वो डी है, मतलब 7 है। तो सर फर्स्ट टर्म तो मिल गया 112, हाँ जो भी है मिल गया सर, कितना मिल गया सर, ए तो मिल गया 112। सर यहां से लास्ट टर्म कैसे मिलेगा, देखो 7 से डिवाइड करके देखो क्या ये हो रहा है, 7 1 जा 7, 3 बच गया 30, 7 4 जा 28,
फिर बच गया 2 20, 7 2 जा 14, 6 बच गया। सर 6 रिमाइंडर बच रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है। 6 जो रिमाइंडर बच रहा है सर, अगर मैं उसको 1000 में से हटा दूं तो कितना बचेगा? 994 बचेगा। हाँ सर। अब देखो हो रहा है क्या 7 से डिवाइड, 7 1 जा 7, 2 बच गया 29, 7 4 जा 28, 1 बच गया 14, 7 2 जा 14। ओ हो, मिल गया सर, मिल गया सर, 7 से डिवाइड हो रहा है। तो सर मुझे लास्ट टर्म मिल गया, और लास्ट टर्म ये है सर 994। और लास्ट टर्म की फॉर्म डेफिनेशन मुझे क्या पता थी सर? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सर एल का वैल्यू 994, ए का वैल्यू देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पहला कौन सा नंबर था जो 7 से डिविजिबल है? इनके बीच में, तो ये इंक्लूड नहीं होगा, एक्चुअल में ये 7 से डिवाइड हो रहा है, बट बीच की बात की जा रही है तो इंक्लूड नहीं होगा। तो सर पहला टर्म हो गया 112 प्लस ये सर एन क्या है? अरे यही तो फाइंड करना था, कितने नंबर है, और डी का वैल्यू तो सर 7 हो गया। 112 को इधर देखो माइनस कर दो, तो 994 माइनस 112, ये डिवाइड में आ जाएगा 7, और इधर आ जाएगा n माइनस 1। 7 से डिवाइड करो कितना आ रहा है? 7 से ये 142 आ रहा था, और इसको डिवाइड किया तो कितना आ रहा था? 16 आ रहा था, और ये वाला -1 इधर आके +1 हो जाएगा, ये n का वैल्यू है। इसको सॉल्व करो जरा, कितना आ रहा है? 142 माइनस 16 किया तो 126, 126 में बेटा प्लस किया तो n का वैल्यू आ गया 127, 127। तो टोटल कितने नंबर्स होंगे? 127 नंबर्स होंगे जो 7 के डिविजिबल होंगे 7 से। और किस किस के बीच में? इन दोनों के बीच में। यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है, और यही प्रोसेस फॉलो करके आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ऐसे डिविजिबल वाले, चाहे कोई भी आ जाए, 3 का डिविजिबल आ जाए, 4 का डिविजिबल आ जाए, 2 डिजिट के नंबर भी बोल सकता है, 3 डिजिट के नंबर भी बोल सकता है, तो वो कहानी ऐसे आपको देख लेना है। ए 18 माइनस ए 14 आपको दिया है बेटा 32 है, यानी कि ए 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए प्लस 17 डी लिख सकता हूँ, माइनस ए 14 को क्या लिख सकता हूँ मैं? ए प्लस 13 डी लिख सकता हूँ, और माइनस करने पर 32 आंसर आ रहा है। तो देखो ए प्लस 17 डी माइनस ए माइनस 13 डी इक्वल टू 32। पूछा क्या है? व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? ए से ए कैंसिल हो गया, 17 डी से 13 माइनस किया तो बेटा 4 डी इक्वल टू 32 आ गया, और डी का वैल्यू 32 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 8 आ गया। तो डी का वैल्यू कितना आ गया बेटा? 8 आ गया। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिस इज 498, मतलब एल पता है और ए पता है, एन फाइंड करना है। एन फाइंड करना है कौन सा नंबर वाला? तो देखिए जरा, एल की वैल्यू इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला हर बार लिखना है बेटा क्वेश्चन करने से पहले। ये 498 हो जाएगा, इक्वल टू ए का वैल्यू 3 हो जाएगा, एन माइनस यानी कि एन का वैल्यू तो सर फाइंड ही करना है। अब 3 डी कैसे निकालेंगे? 8 माइनस 3 कर दो, कितना आ जाएगा? 5 आ गया। तो डी का वैल्यू निकालने के लिए बेटा 8 माइनस 5 कर दिया और आंसर आ गया, सॉरी 8 माइनस 3 कर दिया और आंसर आ गया 5। सर आगे क्या होगा? आगे तो सर जो होना है वो हो ही जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, 498 माइनस 3 करना है, ये 5 सर नीचे डिवाइड में आता है, ये 1 सर इधर प्लस में आता है, और यहाँ n की वैल्यू। तो मैं ये डायरेक्ट भी फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ कि n नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है तो l माइनस ए डिवाइड बाई यहाँ पर d, और ये प्लस, ये डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो, ये नंबर ऐसे पुट करके ये n का वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हो। अब देखो जरा, अब ये देखो ये कितना हो गया? 495 हो गया, 5 से डिवाइड किया, +1 किया, n आएगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 9 जा 45, और फिर 5 9 जा 45 +1 इक्वल टू n। n का वैल्यू बेटा 100 आ गया मेरे प्यारे बच्चों, n का वैल्यू 100 आ गया, मतलब 100th टर्म जो होगा बेटा इस एपी का वो 498 हो जाएगा। कोई तकलीफ आ रही है? कोई नहीं आ रही है, तो फिर क्या दिक्कत है? चलो आगे बढ़ जाओ, वीडियो देखते रहो कंटिन्यू। ठीक है। अब देखो 2 AP है द सेम कॉमन डिफरेंस, मतलब 2 AP के लिए d दोनों का बराबर है। ठीक है। द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज, पहली एपी का फर्स्ट टर्म में लिख देता हूं कैपिटल A1, इसका है -1, और दूसरे वाली एपी का मैंने स्मॉल लिख दिया, और वो है बेटा मेरा -8। दोनों के फर्स्ट टर्म मुझे पता है। देन द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म, इसका मतलब इसका फोर्थ टर्म ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, और इसका फोर्थ टर्म ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं। A4 को मैं लिखूंगा तो a प्लस 3d आएगा, और इसको लिखेंगे तो a प्लस 3d इसका भी आएगा। d दोनों का सेम है इसलिए मैंने d लिख दिया है। अब क्या हो गया? ये a प्लस 3d माइनस a माइनस 3d, तो देखो 3d और 3d तो कैंसिल हो ही गया, यानी कि एक्चुअल में a माइनस a का वैल्यू जो था वही आपका फोर्थ टर्म का डिफरेंस था। a कितना था बेटा? -1, माइनस किया कितना? -8,
ये कितना बन जाएगा प्लस का, तो -1 + 8, एक्चुअल में आंसर आ गया सर 7, पॉजिटिव 7 आंसर आ गया बेटा, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं बेटा। द नंबर लाइंग बिटवीन 100 to 500, 100 और 500 के बीच में नंबर्स फाइंड करते हैं जो 7 से डिविजिबल है। ये क्वेश्चन होमवर्क में करोगे, अभी अभी 7 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने बताया है, अभी अभी 7 का क्वेश्चन मैंने बताया है, आप निकाल के बताएंगे और आंसर मुझे कमेंट करेंगे 100%। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखता हूं मैं। इफ द सेवंथ टाइम्स अ सेवंथ टर्म, सेवंथ टर्म को मैं A7 से लिख सकता हूं, और अगर मैंने इसका 7 टाइम्स किया, वो किसके इक्वल है, ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 11 टाइम 11 टर्म, इक्वल है किसके 11 टाइम्स 11th टर्म मतलब A11, ये तो बेटा गिवन है। देन इट्स 18th टर्म क्या होगा, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं जो कंडीशन दिया है। 7 इंटू A7 को क्या लिख सकता हूँ मैं, A+6D लिख सकता हूँ। 11 इंटू इसको A+10D लिख सकता हूँ। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं सर, ये मल्टीप्लाई किया तो 7A बन गया, और ये मल्टीप्लाई किया तो 42D बन गया, ये मल्टीप्लाई किया बेटा तो 11A बन गया, और ये मल्टीप्लाई किया बेटा किसका, तो 110D बन गया। इसके बाद क्या करना है सर, ए वाले को ए के पास रखना है सर, और डी वाले को डी के पास रखना है। तो क्या करेंगे सर, ए वाला इधर गया, देखो यहाँ पर A7A को इधर ले गया तो 11A-7A हो गया, प्लस 110D, और ये 42 इधर जाके माइनस हो गया 42D, इधर बच गया सर 0। तो 0 इक्वल टू 11A से 7A को माइनस किया तो बेटा 4A आ गया, और इसको अगर मैंने माइनस किया तो कितना आ रहा है बेटा, ये आ गया बेटा कितना, 68D आ गया। अभी देखो इसमें 4 कॉमन मिल रहा है, 4 से इधर डिवाइड कर देता हूँ, 4 से इधर डिवाइड करता हूँ, ये 0 बनेगा बेटा, ये A बनेगा, और ये 17D बनेगा। अच्छा मुझे ये बताइए सर, A+17D को मैं क्या लिख सकता हूँ, A+17D को मैं सर क्या लिख सकता हूँ, वेरी गुड सर, इसको तो मैं A18 लिख सकता हूँ, A+17D को A18 लिख सकता हूँ। क्वेश्चन में यही तो पूछा गया सर मुझसे, यही तो पूछा गया था। तो इसकी वैल्यू तो सर कितनी आ रही है, A18 का वैल्यू तो सर 0 आ रहा है, तो आ सकता है ना 0, इसमें क्या बड़ी बात है, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। टाइम कितना हुआ बेटा, देखो एक बार लेक्चर का, हाँ 1 घंटा बेटा पूरा हो चुका है, और अब हम उम्मीद करेंगे कि लेक्चर को, देखता हूँ जरा कितने क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे सकता हूँ मैं अभी, कितने क्वेश्चन होमवर्क में दे सकता हूँ। अभी ज़्यादा नहीं है बेटा आपके लिए, कुछ ही क्वेश्चन होमवर्क में है, इनको आप कर लीजिए, फिर मैं mth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द एंड, यानी कि ये टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा बेटा कल। और अब इससे पहले आप एक काम कर लीजिए, देखो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करके दिखाइए मुझे, इससे पहले वाला बेटा ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में करके दिखाइए मुझे, नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन आ नहीं रहा है समझ में। देखो होमवर्क कर, इसको क्वेश्चन को नोट करिए, एक ये क्वेश्चन नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, क्वेश्चन नजर आ रहा है, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन है, इसके बाद सर ये भी क्वेश्चन है, ये सब होमवर्क में करने हैं आपको। इसके बाद सर एक ये भी क्वेश्चन है, ये भी बहुत ईजी है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन है एक होमवर्क के लिए, और एक क्वेश्चन ये भी है होमवर्क के लिए। इतने क्वेश्चन होमवर्क के लिए हैं, इन सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपके बहुत अच्छे से ये एपी चैप्टर इतना समझ में आया होगा जितना मैंने भी कराया है। अब मुझे एक टॉपिक और कराना है जिसमें mth टर्म फ्रॉम एंड से स्टार्ट करते हैं, और फिर उसके बाद लास्ट टॉपिक जो रहेगा उसमें हम लोग एसएन को खत्म करेंगे, और फिर एपी का हमारा खत्म 3 क्लासेस में पूरा हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको ये सारी चीज़ों का नोट्स और पीडीएफ डाउनलोड करने हैं तो बेटा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करें, वहां पर सारी चीजें आपको अपडेट की जा रही हैं, ठीक है। और आने वाले समय में उम्मीद करता हूं कि आप इस कैंप की सीरीज को यानी पूरा फॉलो करोगे, ठीक है बेटा। तो इसी उम्मीद के साथ आगे हम आपसे जुड़े रहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में डे 13 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के साथ। जय हिंद, जय नवोदय।